जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये खान सर का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, उसका ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 देखेंगे, ठीक ना। और इससे पहले का जो 9 टेस्ट है उसे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है, और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए बारी बारी से आज हम सब देखेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 के सारे प्रश्नों को। और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था स्वतंत्रता के बाद। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर पूछेगा तो भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक ना। आशा करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है, तो ये बेनजीर भुट्टो जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में 1961 में हुई थी। इस आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में 25 देशों ने भाग लिया, लेकिन इस आंदोलन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो शामिल नहीं हुए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, तो इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के मदद से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। देखते हैं व्याख्या क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से वर्ष 1829 में कब हुआ था ये सती प्रथा समाप्त, 1829 में। गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक, अभी बताएं। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा का अर्थ है कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी का भी उसके साथ सती हो जाना। यानी कि अगर किसी महिला का मतलब किसी पत्नी का पति का हत्या मतलब मृत्यु हो जाता था, तो उसके पति के साथ साथ मतलब उसके पत्नी को भी सती कर दिया जाता था, उसके साथ में जला दिया जाता था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे ये भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी को गोवा में बनाया था। और गोवा को पुर्तगालियों से मतलब स्वतंत्र कब किया गया था, तो 1961 ईस्वी में, ठीक ना। 1961 ईस्वी में इसे पुर्तगालियों से छीन लिया गया था। पुर्तगालियों की पहली राजधानी कोचीन थी, लेकिन अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने राजधानी कोचीन से गोवा बना दिया था। देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 से तो हर एक एग्जाम में एक दो प्रश्न आते ही हैं। देखिए इस टेस्ट में भी दिया गया है। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ये क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुआ था दोस्तों। और बिहार में इसका नेतृत्व करता जो थे ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और पटना से कौन थे, तो पटना से पीर अली थे, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। भारत में मेरठ से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तथा 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है किसे, तो 1857 की क्रांति को। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी जो राजगीर थी, राजगीर, जिसे अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी में प्रश्न आया है कि राजगीर का प्राचीन नाम क्या था, राजगीर का, तो इसका प्राचीन नाम राजगिरी था, ठीक ना। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगिरी नगर मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम पालतू कुत्ता को बनाया गया था नियोलिथिक एज में, ठीक ना। पाषाण काल में कुत्ते को पालतू जानवर बनाया जाता था। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था, 8 नंबर प्रश्न है, मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आधुनिक काल से। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल से। 16वीं शताब्दी के समय कमजोर शासक
विदेशी आक्रमण आदि के कारण मुगल काल का पतन हो गया, लेकिन मुगल काल 1857 की क्रांति तक माना जाता है। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ है ये क्या होता है? तो नव पाषाण काल होता है। नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथियों देख रहे होंगे कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड मतलब ये सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल होता है। इस नवपाषाण काल की शुरुआत 9500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे मानव प्रौद्योगिकी यानी कि पहाड़ियां निर्माण व कृषि का आविष्कार काल माना जाता है। 10 नंबर प्रश्न है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला से होकर के गुजरता है। भारत के मानक समय का जो निर्धारण है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर से होता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। जबकि 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। और इसे अगर इतना राज्य का नाम याद नहीं रहता है तो ऐसे गरम, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। देसी ग से गरम, तो ग से गुजरात हो गया, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ठीक है ना। गरम यहाँ तक आ गया। फिर छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है। गरम छाछ पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और तृप्ति से त्रिपुरा हो जाएगा, और मिलेगी से मिजोरम हो जाएगा। मिलेगी ग से गुजरात हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो जायद फसल के रूप में तरबूज का खेती किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार की फसल होती है। पहला है खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। जायद फसल सामान्य गर्मी के मौसम में होती है, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द व भिंडी आदि फसलें शामिल हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया गया है, जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बारे में लागू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है 12 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर? एक मिनट, 12 नंबर देखते हैं। कहाँ चला गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ। 12 का ये बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, देखिए इसका व्याख्या है कि भारत की सबसे लंबी, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे ज्यादा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? तो 4096। और वही सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। इस सीमा की सुरक्षा करने के उद्देश्य से भारत व बांग्लादेश ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन वर्ष 2015 में किया, जिसके माध्यम से कुछ भूभाग बांग्लादेश को व कुछ भूभाग भारत को मिला है। इसके लिए भारत सरकार ने 100वां संविधान संशोधन किया था। 100वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपीडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो यह प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एपीडा जो है केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, जिसका पूरा नाम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात है। 14 नंबर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? तो पूसा का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी।
किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो सबसे ज्यादा मतलब एरिया में वन है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है? सीमा कौन सी, मतलब कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देश और उसका बॉर्डर लाइन के बारे में दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के बीच में बॉर्डर मतलब सीमा रेखा है। मैकमोहन भारत चीन के, और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में। मेडिसिन लाइन है, मेडिसिन लाइन है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, ठीक ना, ये सभी महत्वपूर्ण है। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को बनी थी। 17 अगस्त कब बना था? तो 17 अगस्त 1947 को बना था रेडक्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। किसके बाद तीसरे स्थान पे है? तो इसका जो सही आंसर है 17 का, ये फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। भारत जो है नारियल के वार्षिक उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। तो पहला नंबर पे है फिलीपींस, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा नंबर पे भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भारत नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक ना। और अगर आप पंचायत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मुखिया सरपंच ये सब का, तो उसके लिए 21 वर्ष है। और 30 वर्ष ये किसके लिए है? तो राज्यसभा के लिए, और विधान परिषद के लिए 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होना जरूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कौन करता है साथियों? यहाँ पे ये बताना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी कि 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ है उसके जिस राज्य में ये जाते हैं, मतलब उस राज्य के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? पंचायत चुनाव अभी बताएं कि इसके लिए 21 वर्ष अगर आप पंचायत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मुखिया सरपंच ये सब का, तो उसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस स्तर पर कराया जाता है, तो ये कराया जाता है ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी कि ए और बी दोनों जो है ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर व जिला स्तर है। तो प्रश्न के अनुसार ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? टोटल 7 मतलब टोटल 3 प्रकार की सूची हम सबको पढ़ना है दोस्तों। और ये देखिए पहला क्या है, तो पहला है संघ सूची, जिसमें मतलब केंद्र सरकार मतलब नियम कानून बनाता है। दूसरा राज्य सूची है, जिसमें राज्य सरकार नियम कानून बनाता है। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो मूल्य नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है, यानी कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, टोटल 3 प्रकार की सूची पढ़ना है। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। और देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान है, और समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। और टकराव की स्थिति में मतलब अगर दोनों में कुछ मतभेद हुआ, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्यता सबसे ज्यादा वैल्यू केंद्र सरकार का होगा।
उपरोक्त में से मूल नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। पूछ रहा था मूल नियंत्रण किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का। जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। जैसे राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा हुआ है, तो उस राज्य के लिए बजट कौन तैयार पारित करेगा, तो ये संसद जो है, संसद के द्वारा पारित किया जाता है। और संसद के निर्माण में कौन कौन, संसद कितने, मतलब संसद कैसी, संसद का निर्माण कैसे होता है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियां भारत सरकार में चली जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो 356 आर्टिकल के तहत, ठीक ना। और ये किस भाग में है, तो भाग 18 में है। सभी कानून का पालन करती है। सभी कानूनों का पालन कौन करता है, सभी लोग कानूनों का पालन करना, हमारे सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, मजबूरी है, जिम्मेदारी है, और क्या क्या है, दो ऑप्शन और देख लेते हैं। मजबूरी है कि जिम्मेदारी है कानूनों का पालन करना, और एक सामाजिक बंधन है कि कुछ प्रभावशील लोगों का नियंत्रण बनाने का तरीका है। तो सभी कानूनों को पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है सभी कानूनों का पालन करना, ठीक ना। देखते होंगे कि अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था 1 मिनट के लिए अगर जैसे तैसे होता है, तो कितना जाम लग जाता है। इसलिए हर एक जगह नियम कानून पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए, सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, और उल्लंघन करने पर इंडियन पैनल कोड जिसे आईपीसी के तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। सामान्य रूप से क्या कर रहा है, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। तो ये कारण होता है आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण और दुष्प्रचार, यानी कि डी ऑप्शन 24 का सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं दुष्प्रचार आदि के कारण जो है विभिन्न धर्मों व वर्गों के लोगों के बीच मनमुटाव व शत्रुता का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं कि हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है। हत्या का अगर कोई मामला है तो उसका सुनवाई जो है ये कहाँ पे होता है, तो जिला एवं सत्र न्यायालय में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसमें जिसमें मामले नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थात हत्या के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में होता है। फिर उच्च न्यायालय में निर्णय के बाद मतलब जो ये जिला और सत्र न्यायालय में जो सुनवाई होता है उसके लिए उच्च न्यायालय में निर्णय के बाद जा सकते हैं। वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। वारंट के बिना पूछ रहा है, तो ये 24 घंटा तक अपनी अभिरक्षा में रख सकता है, और 24 घंटा के मतलब अंदर उसे कोर्ट में पेश करना जरूरी हो जाता है। किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस समय में छुट्टी और रास्ते मतलब आने जाने का जो समय है उसको शामिल नहीं किया गया। भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा ये देवनागरी लिपि में हिंदी है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा हिंदी है। व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा जो हिंदी और लिपि क्या है, तो देवनागरिक है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसका। तो इसमें सत्य नहीं है यानी कि गलत कौन है ये पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब तीनों सही है। जैसे देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। किसके बारे में कह रहा है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित पूछ रहा है। तो राज्यपाल जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल मतलब कार्य कर सकता है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पे बना रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है, तो वह
पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। यही गलत दिया गया है दोस्तों, और गलत पूछ रहा था 28 का, तो डी ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद और प्रावधान दिया गया है, जैसे देखिए अनुच्छेद 155 में है। 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। 156 में है राज्यपाल की पदावधि, और 153 में है दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल, मतलब एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकते हैं। विकल्पों में से डी गलत है, क्योंकि राज्यपाल को केवल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति ही बर्खास्त कर सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति के द्वारा ही ये बर्खास्त किया जा सकता है। 29 नंबर देखते हैं से 29 नंबर क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में परिस्थितिकी में कमी की जा सकती है। तो ये वित्तीय आपातकाल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है पूछ रहा। तो अगर वित्तीय आपातकाल होगा, वित्तीय आपातकाल लगता है, तो मतलब ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन में कमी किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है, जो कि अभी तक हमारे देश में एक भी बार मतलब नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, और वित्तीय आपातकाल के दौरान ही वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, तथा भारत में अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ। अभी तक भारत में एक भी बार अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, तो आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। वह समवर्ती सूची है, तो संघ और राज्य सरकार द्वारा कानून व सर्वोच्च संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च जो है ये केंद्र सरकार का कानून होगा। का प्रावधान है, तो आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 42वां संविधान संशोधन करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, और उपरोक्त तीनों सूची के अलावा अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है। अवशिष्ट सूची जो कि अभी नया जैसे अंतरिक्ष का मामला है, ऐसे ये सब अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर दोस्तों, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये खान सर का बुक जो मार्केट में आया है ना, उसी का वीडियो करवा रहे हैं, ठीक है ना, उसी का पीडीएफ का वीडियो करवा रहे हैं। और इससे पहले मतलब खान सर के द्वारा जो बुक में 2024 के बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है ये बिहार में नहीं है। बाकी मुजफ्फरपुर का काटी वाला जो है ये तो बिहार में है। बरौनी भी है बिहार में, कहलगांव ये भी बिहार में है। आगे बढ़ते हैं। औरैया एनटीपीसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिले के दिवियापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। 32 नंबर है कि भारत के उत्तर पूर्वी में गाजी बोलियाना रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है 32 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन त्रिपुरा में किया गया है, ठीक है ना, त्रिपुरा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इधर व्याख्या देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेलवे ट्रैक त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला 33 नंबर है। हाल ही में क्या कह रहा, एक मिनट, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत में महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है दोस्तों ये 1977 ईस्वी में किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1977 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहली आर्थिक जनगणना की थी। सेबी का मुख्यालय स्थित है, तो सेबी का जो मुख्यालय है
ये मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, ये पूछ रहा, सही कथन पूछ रहा, तो जो सही है उसे देखेंगे, ठीक ना। तो ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य जो है टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना, ये भी सही है। और डॉक्टर आर एस शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सभी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति है, ये पंचायती राज से संबंधित है और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, ठीक ना। देखिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता जो कि 1957 में की थी। इनकी सिफारिश पर 1959 ईस्वी को त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो ये किया गया था केलकर समिति के सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन। अगला, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे समाजीकरण कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, तो ये किया जाएगा परभनी महाराष्ट्र में, यानी कि ये ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था, तो प्रथम बार 1969 ईस्वी में पैर रखा था चंद्रमा पर मनुष्य ने। मानव द्वारा चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम जो है जुलाई 1969 में रखा गया था तथा कदम रखने वाले व्यक्ति जो थे ये नील आर्मस्ट्रांग थे। फेलिन क्या है? फेलिन क्या है आपको ये बताना है। तो फेलिन जो है अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान है, इसी का नाम फेलिन है। फेलिन। आगे बढ़ते, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 50 रुपये के नोट पे गवर्नर जो रिजर्व बैंक के होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी नोट पे मतलब गवर्नर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनके सिग्नेचर हस्ताक्षर होते हैं। बाकी देख लेते हैं, एक और है, देखिए भारत के वित्त विभाग द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है तथा इसके अलावा सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि जो वित्त विभाग जो है उसी के द्वारा सिर्फ 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है और इसके अलावा जितने भी नोट है उस सभी पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान जो कि 2023 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो शक्तिकांत दास थे। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है ये कथकली है। केरल का कथकली है, कर्नाटक का यक्षगान है, पश्चिम बंगाल का गंभीरा है, पंजाब का भांगड़ा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये खेल प्रशिक्षण में प्रदान किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण केंद्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रतिक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो पहले जो प्रतिक्षेपित होगा ये प्रकाश होता है। आसमानी बिजली देखते हैं, आसमान में बिजली मतलब गरजता है तो पहले मतलब जो थंडर चमकता है उसका प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि सुनते हैं। तो आसमानी बिजली गरजने पर दोनों क्रियाएं एक साथ घटित होती है, लेकिन प्रकाश का वेग जो है ध्वनि के वेग से अधिक है। ऐसा क्यों होता है, तो प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है, इसलिए पहले प्रकाश प्रक्षेपित होता है और ध्वनि बाद में। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, तो
मतलब ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को बदलती है, तो ये गतिज ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था फेराडे के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत क्या करा 53 नंबर, एक मिनट 53 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं? तो इसे जनित्र कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो कमरे के ताप पर जो तरल अवस्था में होता है ये कौन होता है? तो ये ब्रोमीन होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, इसकी परमाणु संख्या 35 है और इसका प्रतीक सिंबल Br है। मरकरी जो है Hg कमरे के तापमान पर तरल होने वाली एकमात्र धातु है, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? तो संघनन जो है ये धुआं जो है ये संघनन नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। देखिए इधर नीचे गैस दिया गया है और उसका मात्रा नाइट्रोजन का 78.08% है, ऑक्सीजन का 20.95% है, आर्गन का 0.93% है। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता था? तो ये किया गया था लुइस अल्वारेज के द्वारा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार? भारत के निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये थोरियम का भंडार जो है ये सबसे बड़ा भंडार मौजूद है भारत में। यूरेनियम का कजाकिस्तान में, थोरियम का भारत में, स्वर्ण का अमेरिका में और बॉक्साइट का गिनी में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक ना। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।